क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर है 10 गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। तो इसके हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। और इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया है उसमें 1 से 10 तक के प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। आगे बढ़ते हुए हम हल करेंगे 11 से 22 तक यानी सभी प्रश्नों को। कुल प्रश्न जो दिया गया है इसमें टोटल 22 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 11 क्या है, एक कागज़ की सीट उसी प्रकार की सीट को मोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है। तो इस प्रश्न का क्या मतलब आपको समझ में आया। यहाँ देखिए प्रश्न में कहा गया है एक कागज़ की सीट, देखिए ये कागज़ की सीट है, ठीक है, ये रहा। और उसी प्रकार की सीट को यानी वही सीट को लेकर, बाहरी सीट नहीं प्रयोग में किया जाएगा, इसी सीट को लेकर हम गेंद बना दें ऐसे। अगर फेंका जाए, ऊपर से नीचे गिराया जाए तो वो धीमा गिरता है। कौन? कागज़ की सीट धीमा गिरता है, गेंद धीमा नहीं गिरता है, गेंद तेज़ी से गिरता है, ठीक है। तो यही इसका कारण हमें बताना है। क्या कारण है इसका? तो कारण अगर समझा जाए काफ़ी आसान है। तो ये जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, देखिए ये काफ़ी दूरी तक ये फैला हुआ है, तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो कागज़ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कागज़ की सीट का पृष्ठीय क्षेत्रफल गेंद से क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये वायु का प्रतिरोध जो है ये ज़्यादा करेगा, तो ये वायु इस पर ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करेगी। तो इसके परिणाम स्वरूप ये क्या होगा, ये धीरे गिरेगा। और वहीं देखिए वही गेंद की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल देखिए काफ़ी कम है, ठीक है। तो वायु इस पर काफ़ी कम प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, इसलिए ये तेज़ी से इसके अपेक्षा नीचे गिरेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, तो आपको आंसर ऐसे करना है। कागज़ की सीट का क्षेत्रफल अधिक होता है जिसके कारण इस पर लगने वाले वायु प्रतिरोध एयर रेसिस्टेंट का अधिक मान होता है, इसलिए इसकी चाल कम हो जाती है, वायु अवरोध उत्पन्न करती है तथा धीमा गिरता है। और वहीं गेंद जब है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, वायु प्रतिरोध कम लगाता है, ठीक है, फलतः ये तेज़ी से गिरता है। तो यही इसका फाइनली आंसर हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 क्या है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुणा है। एक 10 kg की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि भार जो होता है चंद्रमा पर कैसे होता है और पृथ्वी पर क्या होता है, यानी उनका अनुपात क्या होता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, पृथ्वी पर उसका भार कितना है, 60 kg है। तो वही चंद्रमा पर उस वस्तु का क्या होगा, चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/6 भाग, ठीक है। इसका 1/6 भाग कितना होता है, तो हम ऐसे करेंगे 60 के 6 से भाग कर देना होता है, ठीक है। 10 kg कितना हो गया, 10 kg। कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 kg का है तो वही वस्तु का चंद्रमा पे भार हो जाएगा 10 kg यानी 1/6 भाग। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो भार दिया गया है उस पिंड का, उस वस्तु का 10 kg पृथ्वी पर, तो इसका भार हमें ज्ञात करना है चंद्रमा पर, वो भी न्यूटन में ज्ञात करना है, केजी में नहीं ज्ञात करना है। न्यूटन क्या है, न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इस 10 kg को न्यूटन में बनाना होगा और 6 से भाग कर देंगे, ठीक है, यानी 1/6 हो जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। वस्तु का द्रव्यमान देखिए दिया गया है 10 kg, ठीक है। तो वस्तु का पृथ्वी पर भार हम निकालेंगे यानी न्यूटन में निकालेंगे, ठीक है। वेट ऑफ अर्थ यानी वेट पृथ्वी पर उस वस्तु का अर्थ m/g, पर ये फार्मूला होता है भार का। तो यहाँ पे देखिए m का मान कितना है, 10 kg है, और g हमें निकालना है, तो कितना होता है, g का मान 9.8। तो ये गुणा हो जाएगा तो कितना होगा, 98, तो न्यूटन हो गया। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों को शायद समझ में नहीं आए। 10 इंटू देखिए 9 दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल आउट तो बचा 98, तो ये न्यूटन में हो गया। इतना समझ में आ गया, 10 kg न्यूटन में बदल गया। अब यही 10 न्यूटन जो है 98 न्यूटन हम चंद्रमा पर भार निकालेंगे तो इसका 1/6 भाग हो गया। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार 1/6 इंटू पृथ्वी पर भार, ये तो ये कैंसिल आउट करें। अगर 98 में आप 6 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 16.33 न्यूटन।
तो यही इसका फाइनली आंसर हो जाता है उस वस्तु का चंद्रमा पे भार। यानी ये कितना है, ये इसका 1/6 भाग है, 1/6वां भाग। तो आइए इसके बाद हम लोग हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 13। एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड वेग से फेंका जाता है, परिकलन कीजिए। यानी हमें ज्ञात करना है, पहला देखिए क्या है, अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंची वो ज्ञात करना है, एच निकालना है। और दूसरा हमें क्या निकालना है, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में, यानी जब ऊपर पहुंची नीचे आने में कुल कितना समय लिया गया, यानी टी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए कोई भी पिंड हो, अगर हम नीचे से फेंकें या ऊपर से फेंकें, यानी फेंकने का जब यहाँ भाषा प्रयोग में किया गया तो वहाँ पे हमेशा प्रारंभिक वेग यानी यू का मान वहाँ पे दिया होता है। कब दिया होता है, जब फेंकने की बात की जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे फेंका गया तो ये हो गया इसका प्रारंभिक वेग। ठीक है, यानी यू का मान। और भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, फेंका गया तो फेंका गया यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और एक और देखिए यहाँ पे ध्यान देना है आपको, अगर कोई वस्तु को, किसी पिंड को ऊपर से गिराया जाता हो, चाहे मीनार से चाहे छत से, कोई भी वस्तु को जब गिराया जाता है तो हमेशा प्रारंभिक वेग वहाँ पे क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। गिराया जाता है चाहे छोड़ा जाता है तो हमेशा यू का मान क्या होता है, वो शून्य ही होता है। यहाँ पे देखिए नहीं दिया गया, इसका मतलब यू का मान हो गया शून्य, आया गया। जब गिराया गया तो यहाँ वी का मान क्या लिया जाएगा, शून्य लिया जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, एच निकालना है, और दूसरा में हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। कुल समय यहाँ पे ज्ञात करना है। कुल समय की बात की गई है। कुल समय का मतलब है कि जितने समय में वस्तु ऊपर गई और उतने समय के बाद नीचे लौटी तो पूरा समय हो जाएगा आपका कुल समय। दोनों का हमें योग करना होगा। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, जितना समय लगेगा बस उसी को दुगना कर देंगे तो कुल समय निकल गया। पहला सवाल हम लोग हल करते हैं, अधिकतम ऊंचाई यानी एच का मान हम पहले ज्ञात कर। तो प्रश्न क्रमांक पहला देखिए हम लोग हल करेंगे। दिया गया मान क्या है, पहले लिखेंगे u प्रारंभिक वेग, ये हो गया क्योंकि ये फेंका जाता है तो प्रारंभिक वेग u कितना हो गया, 49 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग कितना हो गया, v = 0 हो गया। हमें निकालना है h। पे हम लोग न्यूटन के गति के समीकरण का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे ये पहला, दूसरा और तीसरा, कौन से समीकरण से हम हल करेंगे, तो ये तीसरे से करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले और दूसरे में t हमें चाहिए जो t नहीं है, t तो हमें इस दूसरे में हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम यहाँ पे तीसरा समीकरण प्रयोग करेंगे। और एक बात आपको ध्यान देना है, a जो यहाँ पे दिया गया है ये त्वरण है, तो हम a के स्थान पे g लेंगे यानी गुरुत्वीय त्वरण लेंगे। ठीक है, और s जो है यही है क्या, ऊंचाई, यानी s के स्थान विस्थापन, h के स्थान पे, यहाँ पे s के स्थान पे h हो जाएगा। ठीक है, तो आइए ये हम सूत्र को लिखते हैं। ये रहा v² = u² प्लस 2as। v का मान कितना है, 0 है, तो ये 0 का स्क्वायर हो गया। u कितना है, u 49 है, 49 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लस 2a का मान कितना है, तो a के स्थान पे मैंने आपको बताया, a के स्थान पे होगा g और इसका मान होता है 9.8, तो ये हो जाएगा इंटू 9.8, लेकिन माइनस में होगा। क्यों, की तरफ कार्य कर रहा है, वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे s तो हमें निकालना है, तो h होगा। अब इसके बाद देखिए ये 0 हो गया, ये 49 इंटू 49 दो बार है, प्लस माइनस माइनस हो गए। ठीक है, दो ये गुणा में है, 9.8 और ये h, तो इस पूरे को हम इस तरफ लाते हैं, पक्षांतर होगा तो आ जाएगा, तो ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 9.8 और ये h, और ये पहले से है यहाँ पे, तो ये 49 इंटू 49, h यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ये गुणा वाली संख्या उस तरफ बटे में चली जाएगी, तो h = हो जाएगा 49 इंटू 49 बटे में 2 इंटू 9.8। ठीक है, h यहाँ से हमने निकाला, ये गुणा में है, तो 9.8 ये 5 बार में कैंसिल आउट होगा, तो 49 का गुणा 5 के साथ कीजिए, 2 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 5 × 20 और 4 24, 245 और नीचे 2 हो गया, तो ये कैंसिल आउट होगा। 12 दूनी 24, 5 2 दूनी 4,
एक ज़्यादा है तो पॉइंट लगाएंगे, तो 10 हो गया, 2 5 10, तो ये हो गया 122.5 मीटर, ये इसकी ऊंचाई निकल के आ गई। ठीक है, तो ये पहला सवाल हल हो गया। इसके बाद देखिए, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया समय, तो समय ज्ञात करेंगे और उसको दुगना कर देंगे। तो समय ज्ञात करने के लिए आप ये पहला जो समीकरण है ये प्रयोग हम लाएंगे। ठीक है, यहाँ से टी हम लोग निकाल लेंगे। देखिए v का मान कितना है, 0 है, u का मान कितना है, 49 है, प्लस a का मान कितना है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, ये है 9.8 है। ठीक है, लेकिन माइनस में होगा और ये टी हमें तो निकालना है। 0 49 प्लस माइनस माइनस हो गए 9.8 और ये टी, इस पूरे को हम उस तरफ भेज देते हैं तो ये प्लस में चला जाएगा 9.8 और ये टी, और ये पहले से है 49। टी जब निकालेंगे तो ये गुणा वाली संख्या इस तरफ भाग में चली जाएगी। टी इक्वल टू होगा 49/9.8, ये 5 से कैंसिल आउट होगा तो समय निकल के आ गया 5। तो कुल समय कितना होगा, 5 ऊपर फेंकने में और 5 नीचे आने में, यानी 10 सेकेंड हो गया। ठीक है, कितना होगा, 10 सेकेंड, इस समय निकल के आ गया। समझ में आ गया। 14 नंबर हल करेंगे। 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसका अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो आइए, दिया गया मान पहले हम लोग लिखेंगे। u का मान कितना है, तो मैंने अभी बताया पत्थर को जब छोड़ा जाता है या गिराया जाता है तो उस स्थिति में प्रारंभिक वेग हमेशा 0 लिया जाता है। अंतिम वेग कितना है, तो वही तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पे ऊंची यानी h का मान भी दिया गया है, यहाँ पे कितना है, 19.6 मीटर। तो हम गति के कौन से फार्मूले यहाँ पे अप्लाई करें, हम तीसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये v2 ज्ञात करना है। ठीक है, v² = u² + 2as। तो आइए फार्मूला अप्लाई कर मान रखते हैं। v का मान देखिए, ये तो हमें निकालना है, तो ये जे कहते हैं। u प्रारंभिक वेग 0², इसका कोई मतलब नहीं है। 2a यानी एक स्थान पर हम जी लेंगे। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 होता है। ठीक है, और s देखिए कितना है, यहाँ पे 19.6 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होगा, तो ये 0 होगा तो इसको हम छोड़ देते हैं, और यहाँ पे 2 का गुणा 98 के साथ किया जाए तो कितना होगा, तो आइए गुणा करते हैं। 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19.1 पे है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं 19.6, और यहाँ पे भी है 19.6। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए, वर्ग का पक्षांतर होगा कितना, वर्गमूल होता है, तो ये हो गया वर्गमूल ऐसे। तो ये होगा, ये अभी जो कहते हैं 19.6। ठीक है, तो इसका वर्गमूल किया जाए तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, v = ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 है। अगर हम गुणा करें तो फिर वर्गमूल इतना ही आ जाएगा, यानी 19.6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आ गया मीटर सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है, यहाँ हमने g का मान माइनस में क्यों नहीं लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक पत्थर छोड़ा जाता है, यानी जो नीचे से गिरता है, और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करता है, ये विपरीत दिशा में कार्य नहीं करता। अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा तो कोई गेंद या पत्थर, और पृथ्वी का गुरुत्वीय बल नीचे कार्य करते तो वहाँ पे g माइनस में होता, लेकिन यहाँ पे माइनस में नहीं होगा। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 15। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी ऊपर की दिशा में 40 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग से फेंका गया, तो फेंका गया तो ये प्रारंभिक वेग हो गया, और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण पहले से दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर की पहुंची अधिकतम ऊंचाई, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। कैसे, ग्राफ की सहायता से। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा तय चली गई दूरी भी ज्ञात करना होगा। तो इस पूरे प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है और नेट विस्थापन ज्ञात करना है। ठीक है, यानी तय की गई दूरी। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। दिया गया मान प्रारंभिक वेग देखिए कितना है, 40 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम नहीं है, इसका मतलब 0 हो गया। ऊंचाई ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात करना है,
और यहाँ पे जी का मान गुरुत्वीय त्वरण हमें दिया गया है 10। ठीक है, तो गति के प्रथम सूत्र से हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो गति का प्रथम सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, गति का सूत्र होता है v=u+at। अंतिम वेग यानी 0 है, u प्रारंभिक 40 प्लस a गुरुत्वीय त्वरण कितना है, यहाँ पे दिया गया है 10। ठीक है, लेकिन माइनस हो जाएगा इंटू टी हमें निकालना है। प्लस देखिए आगे 40 और प्लस माइनस माइनस 10t, हम इस -10 को इस तरफ लाते हैं तो प्लस में हो गया, 40 इस तरफ है, टी का मान निकल के आ गया 4 सेकंड। ठीक है, 4 सेकंड निकल के आ गया। अब ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं समय का, समय टोटल 4 सेकंड और वेग यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। समय मैक्सिमम कितना है देखिए, यहाँ पे 4 सेकंड हो गया और ये हो गया वेग, क्योंकि वेग कितना है देखिए 40 मीटर प्रति सेकंड, तो अधिकतम 40 और ये 4 सेकंड। इसका क्षेत्रफल या दूरी ज्ञात करने के लिए हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आइए निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना है, तो ये हो गया आधार 4 है टोटल, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है टोटल यहाँ से 40। देखिए दो बार में 40 दूनी 80 मीटर, 80 मीटर आ गया इसका आंसर। आप चाहे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, तीसरे समीकरण से भी निकाल सकते हैं। देखिए निकालते हैं, v² = u² प्लस 2as। v कितना है, अंतिम वेग 0 है, 0 का स्क्वायर ये कितना है, तो ये 40 का स्क्वायर हो गया प्लस 2a का मान कितना है माइनस का 10। s हमें निकालना है, यानी ऊंचाई हम h लिखते हैं यहाँ पे, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया, ये 1600 हो गया, प्लस माइनस माइनस का, ठीक है, 10 दूनी 20 हो गया, 20h। पूरे का हम इस तरफ लाते हैं, इस तरफ, तो ये प्लस में हो जाएगा 20h, यहाँ पे 1600। h जो कहते हो 20 इस तरफ आएगा, गुणा वाली भाग में आ जाएगी, 1600/20, तो ये हो गया 80। ठीक है, इससे भी आ गया 80 मीटर और इससे भी आ गया 80 मीटर, लेकिन हमें इसे ही ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 16। देखिए ये भी काफ़ी आसान सवाल है, ये सूत्र पे आधारित सवाल है। पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए, यानी बल का मान निकालना है। पृथ्वी का द्रव्यमान देखिए m1 इतना है और m2 इतना है और r है इतना। ठीक, यहाँ पे देखिए ये पहला सूत्र हम प्रयोग करेंगे। आइए इसके मान रखते हैं। यहाँ पे g का मान देखिए कितना है, 6.67 × 10⁻⁻11। m1 ये हो गया, m1 का मान ये रहा, और ये हो गया m2 का मान ये वाला यहाँ पे, बटे r² कितना है 1.5 × 10⁻11, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो आइए इसको हल करते हैं, इसको हल किया जाए। हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, जो एक जैसा है उसको हम गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 6.67 और यहाँ पे 6, ठीक है, इसको हम एक साथ लिखते हैं और ये 2 हो गया। तो ऐसे होगा, पहले हम इसको लिखते हैं 6.67 × 6 दूनी 12 लिख देते हैं, और बेस सबका 10 है, 10 10 10, तो एक 10 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 24, कितना हो गया, ये हो गया 54, और यहाँ पे माइनस है, दो प्लस माइनस माइनस, 54 में से 11 घटे तो ये आपका हो गया 43। ठीक है, और नीचे देखिए 1.5, तो और इसको हम लोग 2 बार करेंगे गुणा, 1.5 × 1.5, ठीक है, और ये कितना होगा 10⁻11 दूनी 22 होगा। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 6.67 × 12, ये गुणा किया जाए तो इसको गुणा करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, तो इसको आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 80.04, और ये देखिए 1.5 × 1.5, इसका हो जा 2.25, और ये गुणा होगा 10⁻43, और ये कितना है, ये है आपका 10⁻22। तो फिर से हम लिखते हैं 80.05 और 2.25, और ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, ऐसे होगा 10⁻43 - 22। तो इसका हम भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 35.57 इंटू, ये देखिए 3 में से 2 गए 10 होगा, 1 होगा, 4 में से 2 गए 1 होगा। ठीक है,
4 में से 2 गया, 2 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक बढ़ जाता है, तो आपको आंसर इतना आ रहा होगा 35.57 इंटू 10 के पावर 22। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग समझेंगे प्रश्न क्रमांक 17। कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर प्रति सेकंड वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा की ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। यानी कब मिलेंगे समय ज्ञात करना है और कहाँ मिलेंगे दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको। देखिए, एक 100 मीटर ऊंची मीनार से एक पत्थर, 100 मीटर है, एक पत्थर गिराया गया और नीचे से फेंका गया। ठीक है, तो गिराने की स्थिति में प्रारंभिक वेग होता है 0, मैंने आपको बताया है। ठीक, और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जब नीचे से फेंका जाता है तो हमेशा माइनस में होता है और ऊपर से जो गिरता है वो प्लस में होता है, क्योंकि ऊपर से गिरेगा और पृथ्वी भी नीचे की तरफ ही खींच रही है, तो वहाँ पे प्लस में होगा। तो ये कब मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे दोनों पत्थर मिलेंगे वो दूरी ज्ञात करना है और समय ज्ञात करना है। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम पहले पत्थर, उसके बाद हम दूसरे पत्थर को हल करेंगे क्रमवार तरीके से। देखिए यहाँ पे पहले पत्थर के लिए u, क्योंकि क्या किया गया है, देखिए तो पहले पत्थर के लिए देखिए u, क्योंकि ये गिराया जा रहा है ऊपर से, तो u 0, ऊंचाई कितनी है, ये 100 मीटर है, और g देखिए तो ऊपर से गिराया गया तो g हमेशा प्लस में, और ये 10 लिया जाएगा क्योंकि पहले वाले सवाल में भी 10 है, तो यहाँ भी क्या करना होगा, 10 लिया जाएगा g का मान। और वही दूसरे पत्थर के लिए u2 देखिए, यहाँ पे दूसरा पत्थर 25 मीटर प्रति वेग, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग है 25 मीटर प्रति सेकंड, जी का मान -10 होगा। हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, कब मिलेंगे, तो पहले पत्थर के लिए हम ज्ञात करेंगे पहले। तो गति के दूसरे समीकरण से s ut + ½ gt², s देखिए तो यहाँ पे जब हम पूरा मान रखेंगे कि ये प्रारंभिक वेग हमें 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, s = ये पूरा 0 हो गया 1/2, यहाँ पे g का स्थान पे 10 होगा, t² t तो हमें निकालना है। देखिए 2 × 5 = 10, 5 हो गया, तो s1 = 5 t², ये पहला समीकरण। दूसरे पत्थर के लिए s2 वही समीकरण प्रयोग करेंगे। ठीक है, ut + ½ gt², ये प्रारंभिक वेग कितना है, 25 है, तो 25 t हमें निकालना है, -1/2 × 10, 10 माइनस कहाँ से आया, क्योंकि 10 यहाँ पे माइनस में लिया गया है, क्योंकि ऊपर से नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे देखिए ये 5 कैंसिल हुआ, तो ये हो गया कितना, यहाँ पे हो गया 25t - 5t², ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ने पर s1 और ये s2, ये टोटल दूरी कितनी है, ये 100 है। ठीक है, 100 है दोनों, तो दोनों की दूरी हो जाएगी 100, टोटल मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। और यहाँ पे देखिए ये हो गया समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो st² कैंसिल आउट, यहाँ 25t, t का मान तो ये निकल के आ गया 25/25 यानी 4 सेकंड बाद दोनों मिलेंगे। अब t का मान 1 में हम रखेंगे, इसमें ये प्राप्त हुआ s1 5 4², तो ये कितना होगा 16 × 25 80, ठीक है, 80 मीटर, यानी 80 मीटर पर मिलेंगे 4 सेकंड बाद। समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 18 क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा के ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है तो ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कोई भी गेंद जब फेंकी जाती है, देखिए यहाँ पे कुल समय कितना है 6 सेकंड, यानी 3 सेकंड जाने में और 3 सेकंड आने में, तो 6 सेकंड में हाथ में लौट आती है। तो जाने की बात की जाए तो फेंकने का जो समय लगेगा वो 3 सेकंड, आने का 3 सेकंड। तो ये किस वेग से फेंकी गई, यानी प्रारंभिक वेग हमें ज्ञात करना है, वो गेंद पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना है h यानी s का मान, और 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति ज्ञात करना है, वो कहाँ पर होगी। ठीक है, आइए हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गेंद ऊपर की ओर नीचे जाने में कुल समय 6 सेकंड, यानी ऊपर जाने में 6/2 यानी 3 सेकंड। देखिए पहले सवाल के लिए क्या है, या किस वेग से फेंकी गई, तो प्रारंभिक वेग नहीं ज्ञात है, ये ज्ञात करना है, u का मान, ठीक है, ये ज्ञात करना है। जब पहुंची तो अंतिम समय v का मान कितना होगा, अंतिम वेग ये 0 होगा, ऊपर गई तो कुछ क्षण के लिए रुकी तो v 0 होगा, t यहाँ पे 3 सेकंड, और गुरुत्वीय त्वरण लिया जाएगा, नीचे से ऊपर फेंकेगी तो ये माइनस में होगा, -9.8। तो गति के प्रथम समीकरण से u + gt, तो यहाँ मान रखेंगे हम। ठीक है, देखिए v का मान कितना है, 0 है, u निकालना है यहाँ पे, और ये g का मान और t, प्लस माइनस माइनस हो गए। तो यहाँ पे देखिए ये u को हम इस तरफ लाए तो ये माइनस में हो गया, और इस तरफ देखिए ये गुणा होगा, तो 29.4
माइनस माइनस कैंसिल आउट, यू का मान निकल गया 29.4 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रारंभिक वेग निकल के आ गया। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एच का मान ज्ञात करना है, अधिकतम ऊंचाई। तो हम गति के दूसरे समीकरण से निकालेंगे एच यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू का मान हमने अभी निकाला टी, ठीक है, टी 3 लिया जाएगा, वही समय होगा 1/2, और जी देखिए माइनस में लिया जाएगा और टी वही होगा। अब यहाँ पे ये पूरा गुणा होगा 88.2 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो गए और ये तितली का 9, तो ये पूरा कैलकुलेशन करने पर आ गया 44.9। तो यहाँ पर 88.2 घटाने पर आ जाएगा 44.1 मीटर, ये ऊंचाई निकल के आ गई। तीसरा हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति, समय हो गया 4 सेकंड दिया गया है, तो उसी समीकरण से ज्ञात करेंगे। यू का मान जो है वो कितना है, देखिए यू का मान 29.4 हमने निकाला, 29.4, तो वही होगा। टी जो है समय दिया गया है 4 सेकंड, 1/2, ये माइनस कर लिया जाएगा, ठीक है, और ये 4 स्क्वायर। तो ये पूरा गुणा करने पर 117.6 और प्लस माइनस माइनस 9.8 इंटू 16, तो ये 17.6 हो गया। ये पूरा कैलकुलेशन करने पाएगा 78.4, घटाने पर आ गया 39.2 मीटर, ठीक है। तो 4 सेकंड बाद दूरी तय करेगी 39.2 मीटर, तो 3 इसका आंसर हो गया, ये और ये और तो ये। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 19। देखिए, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु का उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। तो इसका आंसर हमें लिखना है, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु का उत्प्लावन बल ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर कार्य करता है। यानी वस्तु को नीचे डुबाया गया और ऊर्ध्वाधर बल ऊपर की तरफ कार्य करती है, यानी वो वस्तु को जल से बाहर ढकेलने का कार्य करता है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 20वां क्या है, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर वो पानी की सतह पर यानी पानी से बाहर क्यों आ जाता है, इसका कारण बताना है। तो इसका आंसर ये रहा, प्लास्टिक का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो क्या समझ में आया, प्लास्टिक का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम, ज़्यादा होता तो ऊपर नहीं आता, तो इसका घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। अतः प्लास्टिक पर ऊपर की ओर जो लगने वाला उत्प्लावन बल है गुटके के नीचे की ओर लगने वाले जो भार है गुरुत्वाकर्षण की तुलना में अधिक होता है। अतः प्लास्टिक का गुटका पानी से सतह पर आ जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 21, काफ़ी आसान प्रश्न है ये। 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन कितना है, 20 सेंटीमीटर घन है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर घन हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। तो पानी में पदार्थ के तैरने और डूबने के शर्त में ये देखा जाता है कि उस पदार्थ का घनत्व पानी से ज़्यादा है कि कम है। अगर पदार्थ का घनत्व पानी से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा, अगर पदार्थ का घनत्व पानी से कम है तो वो तैरेगा। तो यहाँ पे देखिए पदार्थ का जो भार है द्रव्यमान इतना दिया गया है और उसका आयतन इतना दिया गया है। अगर इसका घनत्व हम निकालेंगे तो इससे अगर कम आ जाएगा तो वो तैरेगा, ठीक है, और इससे ज़्यादा आ जाएगा तो वो डूब जाएगा, ठीक है। ये किसका है, ये पानी का घनत्व दिया गया है, इसी से हमें तुलना करना है। आइए निकालते हैं उस पदार्थ का घनत्व। तो यहाँ पे देखिए पदार्थ का द्रव्यमान मास दिया गया है 50 ग्राम, पदार्थ का आयतन है 20 सेंटीमीटर घन और ये पानी का घनत्व दिया गया है 1 सेंटीमीटर घन। तो यहाँ पे देखिए पदार्थ का घनत्व निकालते हैं हम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान है 50, आयतन है 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5/2 भाग लगाएंगे 2.5 ग्राम मीटर घन आ गया। तो यहाँ पे ध्यान देना है कितना आया, 2.5 मीटर घन। तो क्या ये 2.5 मीटर घन 1 मीटर घन से ज़्यादा है कम है, ये तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा हो गया पदार्थ इसलिए वो भारी हो गया, डूब जाएगा। अतः पदार्थ घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा है अतः वस्तु डूबेगी। अगर 1 से कम आता तो वो तैरता। तो आपको क्या लिखना है, पदार्थ घनत्व पानी से घनत्व से ज़्यादा है तो वह डूब जाएगी। 22 नंबर एकदम सेम टू सेम 21 जैसा है। देखिए 500 ग्राम के एक मुहरबंद पैकेट यानी एक वस्तु है, पैकेट है 500 ग्राम उसका वजन है, आयतन है देखिए 350 सेंटीमीटर घन है। पैकेट 1 ग्राम सेंटीमीटर घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। फिर वही शर्त देखना होगा, अगर इसका हम घनत्व निकालें 1 से कम आ जाएगा वो तैरेगा, ज़्यादा आ जाएगा वो डूब जाएगा। और साथ ही हमें ये भी निकालना है उस पैकेट का विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा, कितना पानी वो हटाता है उसका द्रव्यमान निकालना है। सबसे पहले हम पदार्थ को देखते हैं कि वो तैरता है या डूबता है। आइए यहाँ पे देखिए
जो दिया गया मान क्या है, पैकेट का वजन दिया गया है 500 ग्राम, ये रहा, और आयतन 350 सेंटीमीटर घन, और पानी का इतना है 1 ग्राम सेंटीमीटर घन। तो घनत्व निकालते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन 500 बटे 350, 0 से 0 कैंसिल आउट, 50 में 35 से भाग लगाएं, 1.43 ग्राम सेंटीमीटर घन आया। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये 1 से ज़्यादा है, ये 1 ग्राम है, ये 1 ग्राम 1.43 है, ये ज़्यादा है, अतः पानी में ये पदार्थ डूब जाएगा। अब विस्थापित पानी का द्रव्यमान निकालते हैं, तो कितना है देखिए, आयतन है 350 यानी पूरा है इसका सेप आयतन, और 1 तो ये पानी का घनत्व है, तो ये हो गया 350 ग्राम मीटर। ठीक है, तो ये कि विस्थापित पानी का घनत्व। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।